आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, और आज हम करेंगे सेक्शन 7, 8 और 9। तो अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 7, पर्सन्स कंपिटेंट टू ट्रांसफर, कि कौन व्यक्ति कंपिटेंट होगा किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के लिए। सो एवरी पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफर एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और अथोराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन is competent to transfer such property either wholly or in part and either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। सबसे पहले जब भी पढ़ो साथ में बेयर एक्ट रखो। तो ये हमारे सेक्शन 7 है, बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है। तो आज इस चीज को समझते हैं कि पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफर का मतलब क्या है इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 7, कि कौन व्यक्ति कंपिटेंट होगा किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। जो इसमें मेन चीज थी उसको मैंने हाईलाइट किया, जैसे एवरी पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। इसमें यहाँ पे वर्ड यूज किया गया एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है उस चीज पे उसका टाइटल होना चाहिए। अथोराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, अगर वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की नहीं है तो उसके पास कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे। इज कंपिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी ईदर होली और इन पार्ट, या तो वो उसको हाफ या फिर कंप्लीटली एब्सोल्युटली उसको ट्रांसफर कर दे। and either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। मतलब कि जो कानून प्रोसेस बताता है उसके अकॉर्डिंग उस चीज को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर प्रॉपर्टी सेक्शन 7 की हम कंपिटेंसी की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी कौन ट्रांसफर कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफरर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफरर को कंपिटेंट होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। देन उसके अलावा ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफरर मस्ट बी अथोराइज्ड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं ट्रांसफरर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स और अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, कि एक ह्यूमन बींग या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। देन अडल्ट होना चाहिए, मतलब उसने मेजोरिटी की जो एज है वो अटेन कर ली हो। एंड द थर्ड वन इज साउंड माइंड होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कि कानून के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया होना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब कि सेक्शन 6 के द्वारा उसे नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं बताया गया हो, या फिर किसी दूसरे कानून के द्वारा भी उसे नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं बताया गया हो। प्रॉपर्टी ट्रांसफर शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। सेक्शन 6 पढ़ो पहले, उसके बाद सेक्शन 7 पढ़ना। देन ट्रांसफर ऑफ अ नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी इज वॉइड, अगर आपने किसी नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफर वॉइड ट्रीट होगा। तो इसीलिए अगर हम किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है या नहीं है। एंड द लास्ट वन इज ट्रांसफरर मस्ट बी अथोराइज्ड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, कि जो ट्रांसफरर है उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सके, या तो उसके पास उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप होनी चाहिए या फिर किसी के द्वारा उसे अथोराइज किया गया हो कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सके। देन ही कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। ट्रांसफरर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसको हमने डिस्कस किया, लेकिन इसमें हमें ये जो मेजोरिटी है, साउंड माइंड है, इसकी थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। तो देखिए सेक्शन 3 बोलता है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की मेजोरिटी की एज होती है 18 साल। वहीं अगर किसी बच्चे के लिए अंडर द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 किसी को गार्जियन अपॉइंट किया जाता है तो उसकी मेजोरिटी की एज होती है 21 साल। अगर कोई माइनर जो है वो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी का तो उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को हम वॉइड मानते हैं, वो वॉइड ट्रांसफर होता है। अगर साउंड माइंड की बात करें तो साउंड माइंड को 2 काइंड्स होते हैं, एक तो होता है ईडीएससी एंड दूसरा ल्यूनेंसी। अब ईडीएससी मतलब जो होती है इनक्योरेबल, बिल्कुल परमानेंट होती है, और अगर कोई व्यक्ति ईडीएससी में कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है तो उस ट्रांसफर को हम वॉइड मानते हैं, वो जो ट्रांसफर होगा उसे हम वॉइड मानते हैं।
सेकेंड वन इज ल्यूनेसी, नॉट परमानेंट, समटाइम पीपल पोजेस साउंड माइंड, कभी कभार व्यक्ति जो है वो साउंड माइंड हो जाता है, मतलब उसको सारी चीजें ठीक से समझ आती है, मतलब ये बीच बीच में क्योर हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति साउंड माइंड हो जाए और उस टाइम पे अगर वो कोई ट्रांसफर करता है तो उसे हम वैलिड ट्रांसफर बोलते हैं, और वो जब साउंड माइंड हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लूसाइड इंटरवल, और इस इंटरवल के दौरान अगर वो कोई ट्रांसफर करता है तो उस ट्रांसफर को हम बोलते हैं वैलिड ट्रांसफर। लेकिन अगर कोर्ट ने बोल दिया कि कोई व्यक्ति ल्यूनेटिक है, तो अगर उसके द्वारा कोई भी ट्रांसफर किया जाए इवन ड्यूरिंग द लूसाइड इंटरवल, द ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड एज वॉइड, उस टाइम पे उस ट्रांसफर को हम वैलिड नहीं मानते, चाहे बेशक वो उस टाइम पे साउंड माइंड हो, लेकिन अगर कोर्ट ने उसको ल्यूनेटिक डिक्लेयर कर दिया है, देन उसके बाद उस टाइम पीरियड के दौरान भी अगर वो कोई ट्रांसफर करेगा तो उस ट्रांसफर को वॉइड ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 8 ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। अब इसको देखिए, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, नेसेसरीली इम्प्लाइड, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पासिस forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof। पहले इसको समझिए, इसमें लिखा गया है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरीली इम्प्लाइड, इसका मतलब ये है कि अगर जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो हो सकता है कि आपने कोई कंडीशन रख दी हो, किसी चीज को रिजर्व करके रख दिया हो, जैसे कि ये प्रॉपर्टी है और जो ट्रांसफरर है वो बोल दे कि मैं सिर्फ नीचे का जो हिस्सा है उसे ट्रांसफर कर रहा हूं, ऊपर का जो हिस्सा है उसको ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो उसको चीज को उसने एक्सप्रेस कर दिया। तो अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरीली इम्प्लाइड, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पासिस फॉरवर्ड टू द ट्रांसफरी ऑल द इंटरेस्ट विद द ट्रांसफरर विच द ट्रांसफरर इज देन कैपेबल ऑफ पासिंग, मतलब कि या तो कोई कंडीशन एक्सप्रेस कर दे ट्रांसफरर की देखो ये पर्टिकुलर कंडीशन है, अदरवाइज ये होता है कि ट्रांसफरर ने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ट्रांसफरी को, इसका मतलब उसने सारे के सारे इंटरेस्ट जो उसके पास थे जिसको पास ऑन कर सकता था, उसने सब के सब इंटरेस्ट किसको पास ऑन कर दिए, ट्रांसफरी को पास ऑन कर दिए जब उसने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया। एंड इन द लीगल इंसिडेंट्स देयरऑफ, जितने भी लीगल इंसिडेंट्स हैं, मतलब जितने लीगल राइट्स हैं, ऑब्लिगेशन है उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, वो सारे ट्रांसफर किए जाएंगे। सच इंसिडेंट्स इंक्लूड, अब ये इंसिडेंट कौन से हैं, वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड, जो भी प्रॉपर्टी लैंड है तो वो भी जाएगी, साथ में उसके से अनेक जितने भी ईजमेंट राइट्स हैं वो भी ट्रांसफर होंगे, अगर उससे कोई रेंट जनरेट होता है वो भी होगा ट्रांसफर, उससे कोई प्रॉफिट होता है वो भी ट्रांसफर होगा, लेकिन अकर होगा आफ्टर द ट्रांसफर। जैसे ए है, ए की प्रॉपर्टी है बी को देने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी इसके पास अधिकार है सारे ट्रांसफर होंगे, लेकिन जब वो ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसे वो रेंट और प्रॉफिट, अब उसके बाद जो भी रेंट प्रॉफिट अकर होगा वो सारा ट्रांसफरर के पास, ट्रांसफरी के पास जाएगा। एंड द थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो भी चीज अर्थ से अटैच है वो भी ट्रांसफर हो जाएंगी। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज अ मशीनरी अटैच टू द अर्थ, अगर कोई मशीनरी है देन द मूवेबल पार्ट्स देयरऑफ, तो जो उससे मूवेबल पार्ट अटैच हैं वो सारे चीज भी क्या होंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज अ हाउस, अगर प्रॉपर्टी घर है तो उस घर से अटैच सारी चीजें ट्रांसफर होंगी, ईजमेंट राइट्स भी अटैच, जो ईजमेंट राइट हैं वे भी ट्रांसफर होंगे, अगर उससे कोई रेंट जनरेट होता है वो भी ट्रांसफर होगा, उसके अलावा उस घर से अटैच जितने भी लॉक्स हैं, की हैं, बार्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो कि परमानेंटली उस चीज से अटैच है वो भी क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरा, जो कि लीगल इंसिडेंट को एक्सप्लेन करता है। देन एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज अ डेप्ट और अदर एक्शनेबल क्लेम, अब इसको समझिए, ए है, ए ने एक्स को 1 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए जो ए ने एक्स को दिए ये क्या है, ये डेप्ट है। और अदर एक्शनेबल क्लेम, अब ए के पास अधिकार है कि वो अपने 1 लाख रुपए वापस लेगा, तो यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम भी है। द सिक्योरिटीज देयर ऑफ एक्सेप्ट वेयर दे आर ऑल्सो फॉर द अदर डेप्ट्स और क्लेम्स नॉट ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी बट नॉट एरियर ऑफ द इंटरेस्ट अकर्ड बिफोर द ट्रांसफर। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 1 लाख रुपए ए ने एक्स को दिए हैं, इसका जो अधिकार है वो ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया, मतलब कि जो 1 लाख रुपए है अब ए की जगह उस चीज को कलेक्ट करेगा बी एक्स से। इसका मतलब जो सिक्योरिटीज हैं
अब जो सिक्योरिटीज हैं उस डेप्ट से रिलेटेड वो भी किसके पास ट्रांसफर होंगी, बी के पास ट्रांसफर होंगी। और द क्लेम नॉट ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी बट नो एरियर्स ऑफ द इंटरेस्ट अकर्ड बिफोर द ट्रांसफर। लेकिन अगर कोई एरियर है जो ट्रांसफर से पहले के इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो वो जो है वो पास ऑन नहीं होगा, वो ए के पास ही रहेगा। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ए है, ए ने एक्स को 1 लाख रुपए दिए तो वो डेप्ट हो गया। ए के पास अधिकार है कि वो उसको वापस लेगा उस अमाउंट को, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। अब ए ने वो 1 लाख रुपए कलेक्ट करने का जो राइट है वो ट्रांसफर कर दिया बी के पास। अब अगर एक्स ने उस 1 लाख रुपए से रिलेटेड कोई सिक्योरिटी रखी है तो ए उस सिक्योरिटी को भी पास करेगा बी को। अब बी के पास अधिकार है कि वो एक्स से क्या करेगा, सारी चीज कलेक्ट करेगा। इन केस अगर एक्स ने कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी लेकिन एक्स ने 1 लाख के बजाय कभी 50,000 रुपए का भी लोन लिया है और उसके बदले कोई सिक्योरिटी रखी है तो बेशक वो एक्स ने ए को दी है लेकिन वो 1 लाख से रिलेटेड सिक्योरिटी नहीं है तो ए उस सिक्योरिटी को ट्रांसफर नहीं करेगा बी को। तो इसीलिए यह चीज बोली गई है एक्सेप्ट वेयर दे आर ऑल्सो फॉर अदर डेब्ट्स और क्लेम्स नॉट ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी, वो चीज ट्रांसफर नहीं होंगी। बट नॉट एरियर ऑफ द इंटरेस्ट अकर्ड बिफोर द ट्रांसफर। इसका मतलब ये है, एरियर्स का मतलब होता है कि ओल्ड अनपेड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट अराइज होता है वो। अगर इंटरेस्ट अराइज हो रहा है बी को ट्रांसफर करने से पहले का जो इंटरेस्ट है वो, तो एक्स वो ए को ही पे करेगा ना कि बी को पे करेगा, वो चीज भी ट्रांसफर नहीं होगी। नॉट एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट अकर्ड बिफोर द ट्रांसफर, बिफोर द ट्रांसफर की बात है। तो एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज मनी और अदर प्रॉपर्टी येल्डिंग इनकम द इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑफ अकरिंग आफ्टर द ट्रांसफर टेक इफेक्ट। अब इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी है जिससे कि मनी जनरेट होता, कोई इनकम जनरेट होती है, द इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑफ अकरिंग आफ्टर द ट्रांसफर टेक प्लेस। अब ट्रांसफर करने के बाद उस चीज से जो भी चीज जनरेट होगी वो सारी की सारी ट्रांसफरी के पास जाएगी ना कि ट्रांसफरर के पास जाएगी। इसका मतलब ये है। तो बी को क्या चीज नहीं मिलेगी, एक तो ओल्ड अनपेड इंटरेस्ट मतलब कि एरियर्स नहीं मिलेंगे, दूसरा सिक्योरिटीज यूज फॉर अदर डेब्ट्स, वो चीज बी को नहीं ट्रांसफर की जाएंगी। और बी को क्या चीज मिलेगी, बी को इंटरेस्ट आफ्टर ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा वो बी लेगा। सिक्योरिटी फॉर हिज लोन्स मतलब कि जो 1 लाख रुपए से रिलेटेड सिक्योरिटी रखी होगी वो मिलेगी। और तीसरा प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो 1 लाख रुपए हैं वो भी बी ही कलेक्ट करेगा। Section 9 oral transfer. A transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law. अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते हो ओरली, मतलब आप उस जगह पे ओरली ट्रांसफर कर सकते हैं जहाँ पे राइटिंग जरूरी नहीं है और वो लॉ के द्वारा बताया गया है। सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एक तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन मतलब आप जो कब्जा है उसे ट्रांसफर कर दें, एंड सेकेंडली रजिस्ट्रेशन। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है वो वैलिड है, ओरल ट्रांसफर वैलिड होगा अगर वहां पर राइटिंग मैंडेटरी नहीं है तो। सेकेंडली मोस्टली यूज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टीज, ओरल ट्रांसफर हम मोस्टली मूवेबल प्रॉपर्टीज का करते हैं जैसे कि गोल्ड है, फर्नीचर है, बुक्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी हैं कुछ जिनका हम ओरल ट्रांसफर करते हैं, जिनकी वैल्यू 100 से कम है, तब हम उनका ओरल ट्रांसफर कर सकते हैं, लॉ के द्वारा वो चीज परमिसेबल है। ये कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, वीडियो को पॉज करो, इन्हें पढ़ो। देन रजिस्ट्रेशन, अगर लॉ ने किसी चीज को बोल दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है तो उसका मतलब आप उसे ओरल ट्रांसफर नहीं कर सकते। वेयर राइटिंग इज मैंडेटरी यू कैन नॉट ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर थिंग ओरली। जैसे कि गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 100 रुपीज, सेल ऑफ रिवर्जन, ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया सेक्शन 6 के अंदर, और द अदर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू, लीसी फॉर ईयर टू ईयर और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट, सिंपल mortgage irrespective of the amount secured, other kind of mortgage except mortgage by deposit of title deed। अब इसमें एक्सेप्ट मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इसीलिए इंक्लूड किया गया, जब हम टाइटल डीड किसी को दे ही देते हैं तो उसके वो सफिशिएंट एविडेंस है कि हमने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया है। देन वेयर द सम क्रिएटेड सिक्योर्ड एक्सीड ₹100
ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, राइटिंग इज सफिशिएंट अंडर सेक्शन 130। तो ये चीज़ें तो हम पढ़ेंगे जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप इनको सिर्फ पढ़ें और सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि इन चीज़ों का सिर्फ आप राइटिंग में ही ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो ओरल है ट्रांसफर वो आपको ऊपर बताया गया है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जो ये सेक्शंस हमने अभी तक डिस्कस किए हैं इन सबको ठीक से पढ़ें और साथ में बेयर एक्ट रख के पढ़ें, ताकि हर चीज़ साथ में क्लियर होती जाए। अगर कोई भी सवाल आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।